वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट नंबर 5, जिसका करने वाले हैं कुछ ही समय में हम लोग क्या पूरा का पूरा सुपर क्विक रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, अपना समय बहुत सारा बचाएंगे क्योंकि एग्जाम के पहले ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना सफरनामा। किस चीज का भैया? सुपर क्विक रिवीजन का। यूनिट का नाम क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। कंसिस्ट ऑफ 2 चैप्टर्स, द फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट से। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट? तो हम लोगों को ये पता है कि जब हम हमारी डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी से दूसरी कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज करते हैं, ये कब हो पाएगा? जब हम लोग क्या करेंगे भैया, यहां पे ट्रेड करेंगे। मतलब सामान का लेन देन या सर्विसेज का लेन देन करने पर ही क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज होता है। और ये पर्टिकुलर रेट पे होता है, इसलिए इसको कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पे बेस जो है वो यूएस डॉलर को मान के चल रहे हैं। यूएस डॉलर मान लेते हैं कि अभी मान लेते हैं 70 रुपीज का है, तो हम लोगों को किसी सामान को खरीदने के लिए 70 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब 70 INR देने पड़ेंगे। ये होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। चलिए समझते हैं। इट रेफर्स टू द करेंसी ऑफ ऑल द कंट्रीज अदर देन द डोमेस्टिक कंट्री। हमारी कंट्री को छोड़ के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो भी कंट्री की करेंसी है, उससे जो हम लोग एक्सचेंज करने वाले हैं, उसको हम लोग बोलेंगे यहां पे फॉरेन एक्सचेंज रेट। समझ में आ गया है हम लोगों को शायद? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग क्या होगा? हम लोगों को लिखना क्या है? इट रेफर्स टू द रेट एट विच द currency of one country is exchanged with the currency of other country. Foreign exchange rate measures the number of units of one currency required to exchange with one unit of other currency. मतलब 1 US डॉलर अगर इक्वल्स टू है 70 रुपीज, तो 70 क्या हो गया यहाँ दोस्तों? INR। तो 1 US डॉलर की कोई चीज खरीदनी है तो 70 INR, मतलब इंडियन नेशनल रुपी हमें पे ऑफ करना होगा। चलिए हम लोग समझते हैं। दो टर्म की बात करेंगे, करेंसी डेप्रिसिएशन और दूसरा करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता होगा? करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू गिर जाना, कहलाता है करेंसी डेप्रिसिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल 1 US डॉलर का रेट 62 रुपीज था, आज जो रेट है वो 64 रुपीज हो गया। देखने में तो लग रहा है 62 से ये 64 हो गया, तो सर ये तो प्लस हो रहा है। ये प्लस नहीं हो रहा भाई, पहले किसी चीज के लिए 62 रुपीज देने पड़ते थे, अब 64 देना पड़ रहा है, तो ये हुआ है -2। -2 ही यहां पे क्या है दोस्तों? करेंसी डेप्रिसिएशन है। क्या है? करेंसी डेप्रिसिएशन है। चलिए करेंसी डेप्रिसिएशन हम लोगों को समझ में आ गया। आगे हम लोग बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा डोमेस्टिक करेंसी पे। डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री इंप्लाइज दैट द फॉरेन कंट्री कैन परचेज मोर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द सेम अमाउंट। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 US डॉलर इज इक्वल टू 70 रुपए हुआ करता था, आज जो रेट है 1 US डॉलर इज इक्वल टू 75 रुपीज हो गया। तो अब यहां पे हमारे पास से जो है वो 5 रुपए ज्यादा जा रहे हैं, बट यहां पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का फायदा है क्योंकि उनको 5 रुपए चीजें सस्ती पड़ रही है। देखिए यहां पे यही कहा गया है, मोर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द सेम अमाउंट ऑफ देयर करेंसी दे कैन परचेज। अब वो ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं। इट मेक्स द एक्सपोर्ट फ्रॉम डोमेस्टिक करेंसी चीपर एंड हेंस एक्सपोर्ट इंक्रीजेस। बट हमारा फायदा यह है कि अगर हम लोग यहां पे एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे यहां से जो गुड्स जाएगा उसके बदले में हमें ये 5 रुपीज ज्यादा मिलेंगे। तो यहां पे डेप्रिसिएशन की कंडीशन में एक्सपोर्ट हमारे डोमेस्टिक कंट्री का क्या होगा? इंक्रीज होगा। चलिए ये वाली कहानी समझ में आ गई। हम लोग अब बात करते हैं करेंसी अप्रिसिएशन की। करेंसी अप्रिसिएशन का मतलब कि जब हम लोगों को 1 डॉलर के बदले में 62 रुपीज देने पड़ रहे थे, बट अब कम देने पड़ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा भैया? करेंसी अप्रिसिएशन। मतलब कि हम लोगों को 2 रुपए जो है वो कम देने पड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग करेंसी अप्रिसिएशन। तो हम लोग यहां पे क्या हो गया भैया? +2 हो गए। चलिए हम लोग अब इसके इफेक्ट की बात करते हैं। करेंसी अप्रिसिएशन का जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ेगा भैया? इंपोर्ट पे पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना इंपोर्ट बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों को यहां पे पैसा जो है 2 रुपए कम देना है किसी कंट्री को। ड्यू टू एप्रिसिएशन द डोमेस्टिक कंट्री कैन परचेज मोर अमाउंट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड services with the same amount of the money. It makes import of domestic country cheaper than the earlier, hence import increases. इसके कारण import क्या है? increase होगा। तो आपको ये याद रखना है, depreciation में export बढ़ेगा डोमेस्टिक कंट्री का, और import में क्या बढ़ेगा भैया? देखिए इंपोर्ट तब बढ़ेगा जब आपका करेंसी एप्रिसिएशन होगा। तो एग्जाम में इसको ऐसे याद कर लेना, DEIA।
चलिए ऐसे याद कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट और एप्रिसिएशन में इंपोर्ट। क्या होगा भाई, डेप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट और एप्रिसिएशन में इंपोर्ट बढ़ेगा। चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कितने टाइप के होते हैं। तो सर जी 3 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड, फ्लोटिंग और एक तो डर्टी फ्लोटिंग होता है सर जी, जो हम लोगों को समझ में नहीं आता उसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, मैनेज फ्लोटिंग रेट। चलिए तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट या इसका एक और नाम क्या है भैया, पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। एग्जाम में ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा। ये फ्लोटिंग का एक और नाम क्या है भैया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। और डर्टी का एक और नाम क्या है भैया यहाँ पे, मैनेज। क्या नाम है भैया, मैनेज। तो हमारे पास कितने टाइप के एक्सचेंज रेट होता है, 3 टाइप के एक्सचेंज रेट होता है। पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को हम लोग बोलते हैं पैक्ड, फ्लेक्सिबल को बोलते हैं फ्लोटिंग और मैनेज को बोलते हैं डर्टी। चलिए एक एक को हम लोग समझते हुए चलेंगे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में सरकार अपना बहुत ज्यादा रोल प्ले करती होगी, मतलब यहां पे करेंसी एक्सचेंज रेट जो है दूसरी कंट्री की करेंसी से फिक्स कर दिया गया है। चलिए समझते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज टाइड विद द करेंसी ऑफ एनी अदर कंट्री देन इट इज नोन एज पेगिंग। अगर हमारी कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पे रख दिया जाए तो उस टर्म को क्या कहा जाता है सर जी, पेगिंग कहा जाता है। व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी is tied in terms of gold and silver known as the पैरिटी वैल्यू। चलिए एक और टर्म निकल के आ गया, पैरिटी वैल्यू। मतलब अगर गोल्ड या किसी मेटल के अगेंस्ट में इसको टाई कर दिया जाए तो इसको बोलेंगे पैरिटी वैल्यू। और पेगिंग का मतलब क्या हुआ, किसी दूसरी कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज रेट फिक्स कर देना क्या कहलाता है भैया, पेगिंग कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इसके कारण करेंसी का डिवैल्यूएशन या तो रिवैल्यूएशन होगा। सरकार अगर अपनी ही करेंसी की वैल्यू गिरा लेती है तो उसको कहा जाता है डिवैल्यूएशन या तो रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ओके चलिए डिवैल्यूएशन को समझते हैं। इट रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। मतलब अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू अगर गिरा ली जाए तो उसको क्या कहा जाएगा भैया, डिवैल्यूएशन। फॉर एग्जांपल 1 INR इज इक्वल्स टू 100 पैसा होता है, बट 1 INR की वैल्यू अगर 80 पैसा, 70 पैसा, 60 पैसा कर दिया जाएगा तो इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा करेंसी डिवैल्यूएशन। क्या कहा जाएगा, करने वाला कौन है भाई, सरकार करने वाली है। चलिए रिवैल्यूएशन का मतलब अगर मान लेते हैं 1 INR इज इक्वल्स टू 100 पैसा था और ये बढ़ के 120 पैसा हो गया। हमारे यहां ऐसा होता नहीं है, बट फॉर एग्जांपल 1 US डॉलर को अगर हम लोग मान लेते हैं 70 रुपए था, अब 1 US डॉलर इज इक्वल्स टू मान लेते हैं 80 रुपए हो जाता है, तो ये कहलाएगा आपका करेंसी रिवैल्यूएशन। क्या कहलाएगा, करेंसी रिवैल्यूएशन। चाइना जनरली इसका यूज करता है डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन का। दूसरे पे हम लोग आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। मतलब जहां पे मार्केट अपना रोल प्ले करे कि हमें कितना एक्सचेंज रेट देना है, कितना एक्सचेंज रेट नहीं देना है, ये सब किस में आएगा, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में आएगा। इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन व्हिच द एक्सचेंज रेट determined by the forces of demand and supply of the different currency in the foreign exchange market। जहां मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई तय करे कि $1 के बदले में आपको कितना पैसा देना है, कितना नहीं देना है, ये सब किस में आएगा सर, तो आएगा सर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। किस में आएगा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम की। अभी आप काम करो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट चलेगा, बट अगर मान लेते हैं कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी जो सेंट्रल बैंक है मतलब RBI, ये मेनली उसमें इंटरफियर करती है, इसीलिए इसको कहा जाता है डर्टी फ्लोटिंग। क्या कहा जाता है भाई साहब, डर्टी फ्लोटिंग। चलिए समझते हैं। इट इज द हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट टू सिस्टम। अबाउट टू सिस्टम का मतलब क्या हो गया सर जी, एक तो था फिक्स और दूसरा कौन सा था, फ्लेक्सिबल, जिसको हम लोग फ्लोटिंग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन व्हिच फ्लेक्सिबल जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, उससे क्या होगा, अब यहां पे फॉरेन एक्सचेंज रेट तय होगा। इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड सेंट्रल बैंक इज अ की पार्टिसिपेंट। तय तो कौन करेगा, मार्केट, मगर यहां पे की पार्टिसिपेंट कौन होगा भैया, सेंट्रल बैंक होगा। टू स्टेबलाइज द रेट ऑफ करेंसी इन केस ऑफ एक्सट्रीम एप्रिसिएशन और एक्सट्रीम डेप्रिसिएशन। अगर यहां पे एक्सट्रीम एप्रिसिएशन हो रहा है तो भी RBI क्या करेगा, इंटरफियर करेगा। एक्सट्रीम डेप्रिसिएशन
फ्लक्चुएशन हो रहा है तो भी यहां कौन करेगा भैया, आरबीआई इंटरफियर करेगा। इसीलिए इसका नाम मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम या तो क्या कहा जाता है, इसको डर्टी फ्लोटिंग कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट एनी अदर करेंसी, किसी भी कंट्री में किसी भी करेंसी की क्यों डिमांड होती है, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करें। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज डॉलर अराइजेस ड्यू टू मेनी रीजन, सम ऑफ व्हिच आर एज फॉलोज। ये बोर्ड का सीधा सीधा क्वेश्चन है कि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता ही क्यों है, इसका कारण बताइए। सबसे पहली बात, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिमांडेड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। अगर दूसरी कंट्री से मैं कोई सेलफोन मंगाता हूं, वो मुझे बहुत पसंद है, तो इसके कारण उस कंट्री को उसकी जो करेंसी है उसमें पेमेंट मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली यहां फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। मतलब बाहर से कोई भी सामान अपने देश में मंगाए हम लोग, तो उसके लिए हम लोगों को जो पेमेंट करना पड़ेगा, उसके कारण उनकी कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। एक्सचेंज रेट डॉलर आर रिक्वायर्ड टू फॉरेन टूर, मतलब अगर आप दूसरी कंट्री में स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं तो वहां की करेंसी भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आपको वहां पे एक्सचेंज तो उनकी करेंसी में करना पड़ेगा, तो वो आपको करेंसी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली यहां क्या बढ़ गया, उसका फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर परचेजिंग एसेट्स इन द फॉरेन कंट्री, अगर दूसरी कंट्री में प्रॉपर्टी खरीदना है तो उसके लिए भी उनकी कंट्री की करेंसी आपको चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग, फॉरेन एक्सचेंज इज नीडेड इन मेकिंग यूनिलैटरल ट्रांसफर, मतलब किसी को गिफ्ट विफ्ट देना है जो कि हम लोगों को दोबारा वापस रिटर्न नहीं चाहिए, वो सब किस में आता है सर जी, यूनिलैटरल ट्रांसफर में यहां पे आता है। डिमांड अराइजेस व्हेन पीपल वांट टू मेक गेन फ्रॉम द एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, ये भी हो सकता है कि अगर मान लेते हैं $1 अभी मान लेते हैं 65 रुपीज है, किसी ने प्रिडिक्शन लगाया कि सर जी ये अभी एक महीने के अंदर 80 रुपए हो सकता है, तो उसको बंदे को बैठे बिठाए कितने रुपए मिल गया है भाई, तो 15 रुपए का हर $1 पे फायदा हुआ, तो ये करेंसी अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के कारण उसका फायदा हुआ, तो वो क्या करेगा भाई, ज्यादा करेंसी लेके रख लेगा अपने पास। चलिए हम लोग डिमांड का फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर पहली कंडीशन ये R1 थी और इस R1 पे ये Q1 था, मतलब कि रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज R1 हो गया यहाँ पे और डिमांड जो है वो Q1 हो गई। बट जैसे ही रेट ऑफ एक्सचेंज कम किया, ऑटोमेटिकली क्वांटिटी जो है इसकी बढ़ गई। ओके, मतलब कि ये चीज समझ में आता है कि रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ाने से उन सारी करेंसी की वैल्यू बढ़ती भी है और डिमांड भी बढ़ती है। तो हम लोग यहां सिर्फ बात कर रहे हैं भैया डिमांड की, कि रेट ऑफ एक्सचेंज कम होने से आपकी वैल्यू जो है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, मगर उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अज्यूमिंग नो चेंज इन द अदर फैक्टर्स, हम लोगों को इसमें अदर फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करना है। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और डिक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो एक बात याद रखना है, रेट ऑफ एक्सचेंज कम होने के कारण डिमांड जो है करेंसी की बढ़ती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की, किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज में सप्लाई होती है। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स कम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैसे होगी, जब हम लोग हमारे यहां का सामान बेचेंगे तब जाके वहां से हमारे पास क्या आएगा भैया, पैसा आएगा। व्हेन वी एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज टू सम फॉरेन कंट्री देन दे मेक पेमेंट इन देयर ओन कंट्री एंड हेंस द सप्लाई इंक्रीजेस। अगर मान लेते हैं हम लोगों ने ऐसे सामान बेचा तो उन लोगों ने अपनी कंट्री की करेंसी में हमें पैसा दिया तो उनकी करेंसी भी हमारे पास आ गई, तो ऐसे क्या होती है, सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। When some foreign company or individual invest in our country, it leads to increase in the supply of foreign exchange as they invest in their own currency. For example, हमारे यहाँ पैसा लगाने का तरीका FDI और FII है, तो अगर ये बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली सप्लाई जो रहेगी वो बढ़ जाएगी यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हम लोगों को पता है कि भैया एक्सपोर्ट करेंगे तो ही बढ़ेगा। मतलब कि अगर मान लेते हैं हम लोग यहां से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर बेचेंगे तो हमारे पास जो पैसा आएगा वो किस में आएगा सर जी, US डॉलर में आएगा, और हम लोगों ने अगर कोई सामान खरीदा तो हम लोग भी पेमेंट US डॉलर में कर सकते हैं। तो यहां पे क्या सेफ हो गया, हमारा INR सेफ हो गया, मतलब हमारा जो रुपी है वो यहां पे क्या हो रहा है, सेफ हो रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं भाई, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस व्हेन फॉरेनर्स अंडर टेक टूर इन अ डोमेस्टिक कंट्री। अगर दूसरी कंट्री से हमारे यहां ज्यादा लोग आएंगे, जैसे ताजमहल घूमने ज्यादा लोग आएंगे, तो हमारी कंट्री का फायदा है यहां पे। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड, अगर यूनिलैटरल ट्रांसफर होता है, बाहर से हमारे पास गिफ्ट आते हैं कंटिन्यूअसली, ये भी हमारे लिए क्या है भैया, प्रॉफिटेबल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। रीजन फॉर राइज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्यों ये धीरे धीरे करके
कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। व्हेन द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज राइजेस, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो जब बढ़ जाए, डोमेस्टिक गुड्स बिकम चीपर। अब डोमेस्टिक गुड्स जो है वो क्या हो जाएंगे, सस्ते, मतलब हमारे यहाँ का सामान क्या हो जाएगा भाई, सस्ता हो जाएगा। इट इंड्यूसेस फॉरेन कंट्री टू इंक्रीज देयर इंपोर्ट फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री, हम लोगों से सामान वो ज्यादा खरीदने लग जाएंगे। एंड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंपोर्ट दे सप्लाई देयर ओन करेंसी डॉलर एंड हेंस इट सप्लाई इंक्रीजेस। सस्ता सामान अगर भारत में मिलेगा, इंडिया में मिलेगा, तो लोग दूसरे आएंगे और लेना चाहेंगे, मगर उनकी कंट्री की करेंसी जो है वो हमारे पास आ जाएगी, हम लोग भी क्या हो जाएंगे, यहां पे स्ट्रांग हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, अगर फॉरेन करेंसी के जो प्राइस है वो राइज हो जाते हैं, मतलब 1 यूएस डॉलर जो है वो 65 से 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू हो जाता है 75 रुपीज। ऑल्सो इट सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस एज पीपल वांट टू मेक गेन फ्रॉम द स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज। अगर मान लेते हैं मेरे पास $1 रखा हुआ था, अभी 65 है, बट अगर मान लेते हैं सप्लाई ज्यादा बढ़ जाती है तो $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज हो गया, तो इससे मेरा तो 10 रुपए हर $1 पे क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। पीपल हु अर्लियर परचेजेस फॉरेन करेंसी डॉलर विल नाउ सेल देम एट हायर प्राइसेस एंड अर्न प्रॉफिट। अभी तक के डॉलर में खरीद रहे थे, अब हम लोग बेचेंगे ताकि हमारा क्या हो जाए, हर $1 पे 10 रुपए का फायदा हो जाए। चलिए अगर हम लोग सप्लाई का वो फॉरेन एक्सचेंज की बात करें यहां पे, तो रेट ऑफ एक्सचेंज जो था ये था और क्वांटिटी ये थी। बट अगर यहां पे देखा जाए तो जैसे ही रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ा, ऑटोमेटिकली क्वांटिटी भी बढ़ गई। मतलब रिलेशन कैसा हुआ सर जी, यहां पे पॉजिटिव रिलेशन हुआ। कैसा रिलेशन हो गया, पॉजिटिव। तो सप्लाई के केस में हमेशा रिलेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बट डिमांड के केस में रिलेशन हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। चलिए हम लोग अब बात करते हैं एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन की। द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, इक्विलिब्रियम का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, दोनों ही चीजें अगर बराबर हो जाए, मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों ही बराबर हो जाए, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। ओके, एट द लेवल विच द डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। चलिए यहाँ पे हम लोग ध्यान समझते हैं, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है भाई। चलिए अगर मान लेते हैं कि रेट ऑफ एक्सचेंज को मैंने कम कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंडीशन क्रिएट होगी वो काय की होगी, तो यहां पे होगी सर जी एक्सेस डिमांड की। अगर रेट ऑफ एक्सचेंज मैंने बढ़ा दिया तो यहां पे काय की कंडीशन बन जाएगी सर जी, तो यहां पे बन जाएगी एक्सेस सप्लाई की। किसकी बन जाएगी भाई, एक्सेस सप्लाई की। ओके, चलिए मतलब कि अगर मेरे को जिस भी डायरेक्शन में देखना है, जैसे मैं सप्लाई को देखता हूं तो सप्लाई के राइट साइड में ही हमेशा इसका इंक्रीज होगा। अगर डिमांड की बात करता हूं तो डिमांड को मैं इस तरीके से देखूंगा, डिमांड के राइट साइड में ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है ना, तो हमेशा जिस भी सेक्टर में आप इंक्रीज करें तो उस पर्टिकुलर कर्व को फॉलो करें और उसका राइटवर्ड साइड जो होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा सर जी, यहां पे इंक्रीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंक्रीज कहलाएगा। चलिए तो हम लोग को यहां पे दो चीज समझ में आ गई भाई। चलिए एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई समझ में आ गई यहां पे। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसको और अच्छे से। द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड इन द अबाउट डायग्राम। फर्स्टली व्हेन द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज OR1। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या रखा भैया, OR1। इट्स क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन द क्वांटिटी सप्लाई। बट यहां पे क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांड जो है वो ज्यादा हो गई क्वांटिटी सप्लाई से। ओके, देन द क्वांटिटी सप्लाइड एट पॉइंट एस, कहां पे भाई, पॉइंट एस पे, विच इज नोन एज द एक्सेस डिमांड। इसको क्या बोलेंगे भैया हम लोग, एक्सेस डिमांड। जरूरत से ज्यादा डिमांड कर लेना किसी प्रोडक्ट की कहलाती है यहां पे एक्सेस डिमांड। सिमिलरली व्हेन द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज OR2, चलिए रेट ऑफ एक्सचेंज हम लोगों ने चेंज कर दिया, अब हम लोग आ गए OR2 पे। द क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन द क्वांटिटी डिमांड, दैट कंडीशन इज नोन एज एक्सेस सप्लाई। क्या कहलाएगी भाई यहां पे, ये एक्सेस सप्लाई। तो हम लोगों को एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई दोनों ही समझ में आ गया है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोगों को फॉरेन एक्सचेंज रेट में कुछ चेंज करना है तो वो क्या क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने चेंज करा डिमांड में। तो डिमांड में दो चेंज हो सकते हैं, या तो इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इंक्रीज इन डिमांड करा। चलिए अब मैं डिमांड के फेज पे जाता हूं, ये हो गया मेरा डिमांड का फेज। अगर मैंने इंक्रीज करा तो इसके राइटवर्ड शिफ्ट जाऊंगा। किस तरफ जाऊंगा भैया, राइटवर्ड। तो ये देखिए अब इसके कारण जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ई से क्या बन गया, ई डैश हो गया। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा भैया, कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। क्या होगी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू यहां पे डेप्रिशिएट होगी। ठीक है, तो चेंज इन डिमांड में पहला इंक्रीज इन डिमांड है और उसमें करेंसी क्या होगी भैया, डेप्रिशिएट होगी। मतलब चेंज इन डिमांड में अगर डिमांड में आप इंक्रीज करेंगे तो करेंसी क्या होगी,
डेप्रिशिएट होगी। क्या होगी भैया? डेप्रिशिएट होगी। एग्जाम में कैसे याद करोगे? तो भैया डांस इंडिया डांस, DID। चलिए ये याद हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं भैया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं डिक्रीज इन डिमांड की। तो डिक्रीज इन डिमांड के लिए ही डिमांड के फेस पे चले जाओ, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। चलिए अब ये यहां पे देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ये चेंज हो गया, और ये जो है शिफ्ट किस तरफ हो गया? इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। किस तरफ हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। तो वहां हम लोगों ने देखा था डांस इंडिया डांस। अब यहां पे क्या बोल रहा है भैया? अगर मान लेते हैं डिक्रीज इन डिमांड हुआ है तो यहां पे क्या बोल रहा है भैया? एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। क्या बोल रहा है? एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो डांस इंडिया डांस ये है डेली अचीवमेंट। क्या है भैया? डेली अचीवमेंट। तो हम लोग को याद हो गया डांस इंडिया डांस डेली अचीवमेंट। ऐसे याद कर सकते हैं क्या हम लोग भाई? चलिए हम लोगों को ये याद हो गया करेंसी अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कब होगी। तो करेंसी अप्रिसिएशन कब होगी भैया? जब हम लोग इंक्रीज करेंगे किसमें भैया? डिमांड में। तो क्या होगा यहां पे? डेप्रिसिएशन। मतलब इंक्रीज इन डिमांड में डेप्रिसिएशन, और डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा भैया? एप्रिसिएशन। ये याद हो गया क्या भैया? डांस इंडिया डांस डेली अचीवमेंट। ऐसे याद कर लिया हम लोगों ने। आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं चेंज इन सप्लाई में। अब मैंने ये कहा था कि जब भी जिसमें भी चेंज है उसके फेस पे जाना पड़ेगा। तो अब ये देखिए सप्लाई ऐसी है, अगर इंक्रीज इन सप्लाई करेंगे तो इसका राइटवर्ड शिफ्ट, ये देखिए तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। इसके कारण इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है भाई? चेंज हो जाता है। ओके चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे फॉर अ डिटरमाइंड डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई एक्सचेंज रेट, इज देयर एनी एग्जिस्ट रिलेशन बिटवीन द चेंज इन सप्लाई, इट वुड शो वेरियस इंपैक्ट। अगर बोल रहा है कि इसमें अगर चेंज चाहिए तो अलग अलग इंपैक्ट यहाँ पे दिखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंक्रीज इन सप्लाई की। अब इंक्रीज इन सप्लाई हम लोगों ने जब करी तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज होता है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे क्या होता है भैया? करेंसी का एप्रिसिएशन होता है। क्या होता है? करेंसी का एप्रिसिएशन होता है। चलिए तो हम लोग को क्या याद करना था भैया? डांस इंडिया डांस डेली अचीवमेंट। ठीक है। अब अगर हम लोग मान लेते हैं सप्लाई पे आते हैं, तो सप्लाई में अगर ये इंक्रीज होता है तो ये क्या हो जाता है भैया? एप्रिशिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? एप्रिशिएट हो जाता है। तो यहां तक कि हम लोगों को चीजें समझ में आ गई। अब जैसे ही हम लोग डिक्रीज इन सप्लाई में आएंगे तो डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा भैया? ये डेप्रिशिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेप्रिशिएट हो जाएगा। चलिए तो यहां पे हम लोगों को चीजें समझ में आने लग गई है। अब यहां पे क्या हुआ भाई? यहां पे एक चीज हुई। क्या हुई? कि आपने बोला सर डिक्रीज इन सप्लाई है। क्या है? डिक्रीज इन सप्लाई है। तो डिक्रीज इन सप्लाई में करेंसी का क्या होगा? तो सर जी करेंसी का होगा डेप्रिसिएशन। क्या हो जाएगा? करेंसी का डेप्रिसिएशन। चलिए तो अब अगर यहां पे बोल रहा है डिक्रीज, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड मतलब सप्लाई के लेफ्ट हैंड साइड में इसका क्या होगा भैया? कर्व शिफ्ट होगा। क्या होगा? कर्व शिफ्ट होगा। चलिए तो अब यहां एग्जाम में कैसे याद करना है? तो याद ऐसे करना है डांस इंडिया डांस डेली अचीवमेंट, सिया दीदी ने डांस किया। किसने डांस किया भैया? सिया दीदी ने डांस किया। चलिए तो डांस इंडिया डांस डेली अचीवमेंट है, सिया दीदी ने क्या करा है? डांस करा है। क्या करा है भैया? डांस किया। मतलब सप्लाई में इंक्रीज होगा तो ये अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी है, और अगर मान लेते हैं डिक्रीज हुआ तो ये यहां पे डेप्रिसिएशन है। क्या है भैया? डेप्रिसिएशन है। चलिए यहां तक कि हम लोग को याद हो गया भैया। सुपर क्विक रिवीजन ऐसे ही चलेगा फटाफट में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसके क्या क्या मेन काम है? तो पहला है ट्रांसफर फंक्शन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पैसा पहुंचाना। क्रेडिट फंक्शन मतलब उधार दे देना। हेजिंग फंक्शन मतलब कि आज होगा सौदा तय, आज हो जाएगी बात, मगर पेमेंट कब होगी भैया? इन फ्यूचर होगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? हेजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी? हेजिंग फंक्शन बोलते हैं। चलिए अब हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट पे हम लोग बात करें कितने टाइप के ये फॉरेन एक्सचेंज होते हैं मार्केट के। चलिए तो सबसे पहला होता है स्पॉट मार्केट, बोलते हैं ना ऑन द स्पॉट हो जाएगा काम, तो इसको ही बोलते हैं स्पॉट मार्केट। इट रेफर्स टू अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन विच द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आर मेड इमीडिएटली। लेन देन दोनों अभी ही हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? स्पॉट मार्केट। क्या बोलेंगे? स्पॉट मार्केट। द रेट ऑफ एक्सचेंज विच प्रिवेल्स इन द स्पॉट मार्केट इज टर्म्ड एज स्पॉट एक्सचेंज रेट, और rate
जो है करंट रेट मतलब अभी की क्या बात हो रही है, वो करंट रेट ऑफ एक्सचेंज के नाम से हम लोग इसको यहां पे जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं हम लोग फॉरवर्ड मार्केट पे। आज तय कर लो और फ्यूचर में पेमेंट जब करोगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर जी यहां पे, फॉरवर्ड मार्केट। चलिए, इट रेफर्स टू द मार्केट इन विच द पेमेंट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इज सेटल्ड ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। देखो फ्यूचर की डेट आ गई, इसी को हम लोग बोलते हैं यहां पे फॉरवर्ड मार्केट। एट एन रेट एग्रीड अपॉन द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, मतलब अब फ्यूचर में कुछ भी हो जाए, कोई भी रेट चल रहा हो, बट आज जो बात है उसी पे यहां पे पूरी कंप्लीट डील होगी। ओके, इट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ लॉस। इसके कारण क्या हो जाता है, जो रिस्क ऑफ लॉस हो जाता है कम, ड्यू टू एडवर्स चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट थ्रू द हेजिंग फंक्शन। तो हेजिंग फंक्शन के कोई भी यहां पे इफेक्ट यहां पे हम लोगों को नहीं दिखने वाले हैं। तो अब हम लोग यहां बात कर चुके हैं भैया फॉरेन एक्सचेंज रेट की, तो अब हम लोग आते हैं अपने नए टॉपिक पे जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या नाम है भैया, बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब जब हम लोग लेन देन करते हैं तो हम लोग को एक बात याद रखनी होती है कि भैया सामान ले लिया है तो समय पे क्या दिया जाए, पैसा दिया जाए। अगर पैसा नहीं देंगे तो क्या हो जाएंगे, हमारे टर्म्स खराब हो जाएंगे, हमारे रिलेशन जो है वो खराब हो जाएंगे दूसरी कंट्री मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो इसी सिस्टम को हम लोग समझने के लिए पढ़ने वाले हैं आज, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। पहले हम लोग इसकी बात करें। इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों लिखी होगी, दैट प्रोवाइड द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। जितने भी आपने पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करे वो सारे इसमें आएंगे, बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब डोमेस्टिक कंट्री के साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो रिलेशन है उसको क्या कहा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बट कितने दिनों में करना है, तो सर एक साल के अंदर करना, वो एक अकाउंटिंग ईयर या तो एक फाइनेंशियल ईयर हो सकता है यहां पे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, दे आर द ट्रांजैक्शन which involve transfer of title or ownership of the goods and services। पैसा दिया, सामान खरीद लिया, और सामान पे अधिकार किसका है, जिसने उसको खरीदा है। ओके, अब इसमें गुड्स एंड सर्विसेज आती है, मनी एंड एसेट्स आती है। इट इंक्लूड्स कितने टाइप के ट्रांजैक्शन करेंगे, तो सर 4 तरीके का करेंगे। विजिबल जो दिखते हैं फिजिकल गुड्स, इनविजिबल गुड्स जो दिखते नहीं है, मतलब बैंकिंग इंश्योरेंस दिखता नहीं है भाई यहाँ पे। ओके, ट्रेडिंग ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर, एक तरफ ट्रांसफर, मतलब अगर गिफ्ट दे दिया तो रिटर्न की उम्मीद मत करो, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिलैटरल ट्रांसफर। और हम लोग आते हैं अब लोग कैपिटल ट्रांसफर पर, मतलब कि यहां पे एसेट्स और प्रॉपर्टी की बात होगी। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के कितने पिलर्स हो गए भैया, 4, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल ट्रांसफर। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर क्या होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो इसमें 2 साइड होगी, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम पे हम लोग काम करते हैं। तो यहां बोल रहा है 2 साइड में क्या हो जाएगा सर जी, ये हो जाएगा क्रेडिट साइड, ये हो जाएगा डेबिट साइड। ये बोलता है इन क्रेडिट साइड ऑल इनफ्लोज ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड, जो भी आएगा वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग, मतलब आने वाला क्रेडिट साइड में, जाने वाला क्या हो जाएगा डेबिट साइड में। मतलब क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड डेबिट ऑल लॉसेस। ठीक है भैया, जाने वाला जो है पेमेंट जो है वो सब कहां आएगा, यहाँ पे डेबिट साइड में आएगा। चलिए ये बात हम लोग को याद हो गई है। अब हम लोग देख लेते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कितने टाइप के होंगे भैया, 3 टाइप के होंगे। या तो सरप्लस होगा, या तो डेफिसिट होगा, या तो बैलेंस्ड होगा, मतलब लेन देन बराबर चल रहा है। चलिए समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस बीओपी क्या होगा भैया, तो रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल्स टू पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब क्रेडिट साइड इज इक्वल्स टू डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में पैसा आएगा, डेबिट साइड से पैसा जाएगा। चलिए बोलता है सरप्लस बीओपी, मतलब हमारे पास पैसा जो है वो ज्यादा आ रहा है और पैसा जो है हमारे पास से कम जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सरप्लस बीओपी। डेफिसिट में क्या होगा भैया, हमारे पास से पैसा ज्यादा जाएगा और पैसा कम आएगा, मतलब क्रेडिट साइड बहुत ही कम हो जाएगा और डेबिट साइड बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो कितने टाइप के बीओपी होगा मेनली सर जी, 3 टाइप के, बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट बीओपी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, कितने साइड्स पे हम लोग काम करते हैं, ये तो समझ में आ गया। बट कितने टाइप के अकाउंट्स में काम करते हैं हम लोग ये समझने वाले हैं। तो इसमें 2 टाइप के अकाउंट काम करेंगे। सबसे पहला करंट, मतलब अभी इस साल में आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे वह करंट ट्रांजेक्शन। लंबे समय के लिए जो ट्रांजेक्शन करोगे वो किस में आ जाएगा भाई, कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। चलिए करंट अकाउंट को समझते हैं पहले। इट रेफर्स टू एन अकाउंट व्हिच रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट एंड
import of the goods, visible items, invisible items, unilateral transfer during the given period of time। मतलब इसमें तीनों तरीके के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे, कैपिटल ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगे। ओके, करंट अकाउंट शोज द नेट इनकम जनरेटेड फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर। करंट अकाउंट में जो नेट इनकम हुई है साल भर की, वो सारी की सारी शो की जाती है। मतलब बाहर से जो पैसा आया है वो कहां दिखाया जाएगा भैया? करंट अकाउंट में दिखाया जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट की। Inflows of foreign exchange is equals to recorded in the credit side of this account। Inflows का मतलब जो पैसा आया है वो क्रेडिट साइड में, और जो पैसा गया है वो किस साइड में लिखोगे दोस्तों? तो वो डेबिट साइड में लिखोगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। क्या होता है भैया कैपिटल अकाउंट? ये बोलता है एक ऐसा अकाउंट दोस्त ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हिच कॉजेस चेंजेस इन द एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी एंड द लायबिलिटीज मतलब रिस्पांसिबिलिटी टू पे ऑफ द रेसिडेंट और द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। या तो वहां के लोगों में या तो वहां के सरकार में एसेट्स और प्रॉपर्टी, या हम लोग बोल सकते हैं लायबिलिटीज और रिस्पांसिबिलिटी में अगर कोई चेंज होता है तो उसको हम लोग किस में लेते हैं? कैपिटल अकाउंट में लेते हैं। चलिए कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, प्राइवेट ट्रांजैक्शंस की हम लोग बात करते हैं। क्या होता है प्राइवेट ट्रांजैक्शन? प्राइवेट सेक्टर ऑफ द कंट्री रिसीव लॉन्ग टर्म फॉरेन लोन। बाहर से बहुत ज्यादा पैसा ये मंगवा लेती है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया? प्राइवेट ट्रांजैक्शन। ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस की बात करें हम लोग तो जब सरकार क्या करे? गवर्नमेंट बोरो लोन फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर इज नोन एज ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। तो कितने ट्रांजैक्शन दिख गए भैया? दो, एक तो प्राइवेट और दूसरा ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। आगे बात करेंगे हम लोग कुछ कैपिटल की, तो बैंकिंग कैपिटल के पहले बात करते हैं यहाँ पे डिपॉजिट ऑफ द इंडियन कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक इन द फॉरेन सेक्टर। तो यहाँ पे बैंकिंग कैपिटल मतलब हमारे यहाँ का पैसा जो दूसरी कंट्री के बैंकों में रखा हुआ उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? बैंकिंग कैपिटल। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दूसरी कंट्री का पैसा हमारी कंट्री में जब किसी भी बेस पिलर को रखने में लिए मतलब कि किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जब लगता है तो उसको कहा जाता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ एन एसेट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सच दैट इट गिव्स डायरेक्ट कंट्रोल टू द परचेजर ओवर द एसेट। अगर वो हमारे यहाँ पैसा लगा रहे तो हम भी दूसरी कंट्री में जाके क्या कर सकते हैं? पैसा लगा सकते हैं और कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। पैसे को सिस्टमैटिक वे में लगाने का जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सर जी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ एसेट्स इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सच दैट इट डज नॉट गिव एनी कंट्रोल टू द परचेजर ओवर द एसेट्स। मतलब वो पैसा लगाएगा मगर उसका यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से एक और इन्वेस्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इट आल्सो अ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। कैपिटल अकाउंट इज कंसर्न्ड विद द फाइनेंशियल ट्रांसफर। इसमें पैसे का लेन देन होता है मगर ओनरशिप यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होती है। चलिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे। यहाँ पे इनफ्लोज की अगर बात करें तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा कहाँ पे? क्रेडिट साइड में। मतलब जो भी पैसा आया वो कहाँ लिखोगे दोस्तों? क्रेडिट साइड में। बट जो पैसा जाएगा उसको कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में। किस साइड में लिखोगे? डेबिट साइड में। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड और एरर और ओमिशन को कैसे हम लोग रिलेट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो समझ में आ गया, पैसे का लेन देन। सामान का जो लेन देन होगा उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे दोस्तों बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, इट रेफर्स टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ विजिबल आइटम जो कि दिख रहे हैं फिजिकली वो कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस रखते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये बोलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक छोटा सा पार्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जो हम लोगों ने यहां से भेजा है और जो हमारे पास आया उसका जो डिफरेंस है वो कहलाता है यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर मान लेते हैं उसमें कुछ गलती हो जाए तो, कुछ छूट जाए तो, वन मोर आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नोन एज एरर्स एंड ओमिशन। It is a balancing item। क्या है भैया? बैलेंसिंग आइटम। As BOP must be balanced, which reflect the inability of the record all international transaction accurately। ठीक है, अगर कुछ छूट भी गया है तो वो एरर एंड ओमिशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको करेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के साथ हम लोग ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स की बात करेंगे। ये वो जो गलतियां हुई है उसी को कहीं ना कहीं ढकने के लिए यूज होता है। चलिए इसको समझते हैं। ऑटोनॉमस आइटम इट रेफर्स टू दोस इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन व्हिच टेक्स प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव। किस कारण से करेंगे हम लोग ये ट्रांजैक्शन? जस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक मोटिव सच एज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिससे हमारी कंट्री के पास क्या आ सके? ज्यादा से ज्यादा पैसा आ सके। ओके, ऑटोनॉमस आइटम्स में करेंट अकाउंट में क्या क्या आता है भैया? मर्केंडाइज,
एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आता है, ऑटोनोमस आइटम कैपिटल अकाउंट की हम लोग बात करें तो रिसिप्ट एंड रीपेमेंट ऑफ द फॉरेन लोन्स आता है। ये एग्जाम में आ सकता है भैया, फिल इन द ब्लैंक्स में। चलिए अब बोलता है ऑटोनोमस सरप्लस कब होगा, जब रिसिप्ट ज्यादा होगी और पेमेंट कम होगी, बट डेफिसिट कब होगा, जब रिसिप्ट कम होगी और पेमेंट ज्यादा होगी। तो यहां पे हम लोगों ने समझा अभी ऑटोनोमस आइटम्स। अब हम लोग बात करेंगे एकोमोडेटिंग आइटम्स की। क्या होता है, इट रेफर्स टू दोस ट्रांजैक्शन दैट आर अंडरटेकन इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को बैलेंस करने के लिए जो ट्रांजैक्शन किया जाएगा उसको बोला जाएगा एकोमोडेटिंग आइटम। दीज आर कंपनसेटिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन। कैसा है भैया, कंपनसेट करने के लिए, कुछ गड़बड़ी हो गई है तो उसको कवर करने के लिए। विच आर मीन टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन ऑटोनोमस आइटम्स। ऑटोनोमस आइटम्स में अगर कहीं से डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो चुका है तो उसको कवर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एकोमोडेटिंग आइटम्स को कंसीडर करेंगे। एंड टू बैलेंस द बीओपी, एग्जांपल के लिए हम लोग बात करें, इफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी इज इन डेफिसिट, अगर करंट अकाउंट बीओपी का क्या है, डेफिसिट में, मतलब डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। डेबिट साइड ज्यादा होने का मतलब यहां से पैसा ज्यादा चला गया है मगर वहां से पैसा कम आया है, देन दिस डेफिसिट इज सेटल्ड बाय द कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम द अब्रॉड। किससे कवर करोगे भैया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कैपिटल इनफ्लो करवा के। अगर मान लेते हैं डेफिसिट डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो क्या होता है ये, इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज ग्रेटर देन द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। जाने वाला पैसा ज्यादा हो जाए और आने वाला अगर पैसा कम हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं भैया डेफिसिट, या हम लोग बोलेंगे डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या क्या कारण होते हैं इसके, तो कुछ इकोनॉमिक फैक्टर की हम लोग बात करते हैं पैसे से रिलेटेड। सबसे पहले डेवलपमेंट एक्टिविटीज, किसी भी चीज का अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो खर्चा होगा, पैसा नहीं है तो दूसरी कंट्री से हम लोगों ने पैसा लिया होगा। डेवलपिंग कंट्रीज मेनली, जैसे इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री, डिपेंड अपॉन द फॉरेन नेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ एसेट्स। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इंपोर्ट विच इनवर्सली इंक्रीजेस द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। इसके कारण क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हमारे यहां से बढ़ जाएगा। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इसके कारण हमारे यहां क्या हो जाएगा कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी चीजों की जरूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहां ब्रेड है, बटर है, ये रोज की चीज है, अगर ये महंगी हो जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं यहां पे इन्फ्लेशन। ड्यू टू इन्फ्लेशन फॉरेन गुड्स बिकम चीपर एज कंपेयर टू द डोमेस्टिक गुड्स। तो फॉरेन गुड्स क्या हो जाएगा यहां पे इन्फ्लेशन में, महंगे नहीं सस्ते हो जाएंगे, और हमारे यहाँ के गुड्स क्या हो जाएंगे भाई, महंगे हो जाएंगे। ओके, हेंस द डिमांड ऑफ फॉरेन गुड्स इंक्रीजेस व्हिच कॉजेस डेफिसिट इन बीओपी। जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ चीज 100 रुपए की मिल रही है और दूसरी कंट्री से अगर मंगवा रहे हैं तो 50 रुपए की मिल रही है, तो हम लोग वो ज्यादा खरीदना पसंद यहाँ पे करेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स की। अगर मान लेते हैं एक्सपोर्ट अगर हमारे यहाँ से कम हो गया तो पैसा बाहर से आना कम हो जाएगा। इफ द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक गुड्स डिक्रीजेस इन द इंटरनेशनल मार्केट, इट रिड्यूसेस द एक्सपोर्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक कंट्री एंड हेंस कॉजेस डेफिसिट इन बीओपी। तो अगर एक्सपोर्ट कम करोगे तो आपको क्या फेस करना पड़ेगा, डेफिसिट इन बीओपी। अगर हम लोग बात करें इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की, तो अंडर डेवलप कंट्री इंपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम डेवलप कंट्री। जाहिर सी बात है, डेवलपिंग कंट्री तो डेवलप कंट्री से ही लेगी ना। फॉर इंपोर्टिंग सर्विसेज द डोमेस्टिक कंट्री हैज टू पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विच कॉजेज डेफिसिट इन बीओपी। अगर हम लोगों ने ज्यादा सामान ले लिया तो ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, इसके कारण हमारी डेफिसिट ऑफ बीओपी हो जाएगी। दूसरा हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल फैक्टर की। अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है तो उसके कारण भी बार बार प्लान्स चेंज होंगे, जिसके कारण पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल आउटफ्लो एंड रिड्यूस इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। किसके कारण भैया, तो यहाँ बोल रहा है कैपिटल आउटफ्लो एंड रिड्यूस एंड इनफ्लो। कैपिटल आउटफ्लो और रिड्यूस इन इनफ्लो, इनफ्लो रिड्यूस हो जाए अगर पैसा आना कम हो जाए तो भी यहां पे डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, पॉलिटिकल पार्टी बार बार चेंज होती रहेगी तो कहीं ना कहीं हमारा एक्स्ट्रा पैसा बार बार खर्चा होता रहेगा यहां पे। ठीक है, चलिए सोशल फैक्टर की बात करें, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, दिखावा अगर ज्यादा लोग करने लग जाए तो फॉरेन कंट्री के गुड्स ज्यादा यूज करेंगे, जिसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो हाई दिखेगा मगर कहीं ना कहीं लॉस भी हमें बहुत हैवी दिखेगा। जनरली पीपल ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री अडॉप्ट द पैटर्न ऑफ डेवलप्ड कंट्री। हाँ, कहीं ना कहीं अंडर डेवलप्ड कंट्री का पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं, which leads to increase in the import of foreign goods, which creates disequilibrium in the balance of payment of the domestic country। दिखावे के चक्कर में हमारे यहाँ की कंट्री के लोग ज्यादा पैसा यहाँ पे खर्चा करते हैं। अगर मान लेते हैं लोगों का चेंज इन प्रेफरेंस भी चेंज हो जाए तो भी पैसा ज्यादा खर्चा हो जाता है यहाँ पे। कैसे,
An unfavorable change in the preference and taste of the citizen of the country could result in deficit of balance of payment. चलिए इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं डिफरेंस बिटवीन पे किसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक समय पे अगर मान लेते हैं कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है रेसिडेंट ऑफ द कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्या बोलता है, ये भी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट जहां पे सिर्फ फिजिकल ट्रांजैक्शंस की बात की जाए रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उसको बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसमें अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या इंक्लूड हो जाता है सर, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल और कैपिटल आइटम। इसमें क्या होता है, सिर्फ फिजिकल आइटम्स, या तो हम लोग बोल सकते हैं उसको विजिबल आइटम्स। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट इज द मेन अकाउंट अंडर विच बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ओनली अ पार्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक छोटा सा पार्ट जो है वो क्या है, बीओटी, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो साइड होंगे भैया, दो टाइप के अकाउंट होंगे यहाँ पे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इट इज जस्ट पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें कैपिटल का कोई लेना देना नहीं होता है। किसमें भैया, बैलेंस ऑफ ट्रेड में। तो इसी के साथ हमारा ये जो सुपर क्विक रिवीजन का सफरनामा है बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज का खत्म होता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। करना है एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।